हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को नेचर के साथ कनेक्ट करने के बाद, उसको एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने की। और क्वेश्चंस को हमें एज यूजुअल, जो मैं हमेशा बोलता आया हूं, क्वेश्चंस मात्र एक सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है जिससे हमें कम्युनिकेट करना है। जो भाषा यानी कि जो ज्ञान अभी तक हम ले चुके हैं उसको एज अ लैंग्वेज की तरह यूज करके हमें उस सिचुएशन से कम्युनिकेट करना है। जवाब तक हम खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। हमें जवाब के लिए ये नहीं सोचना है कि बस कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हमको यहाँ पर एग्जामिनर के माइंड को समझना है और हमें इस बात को, सबसे स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट बात को हमें ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सिचुएशन आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगी। तो जो चीज आपको पढ़ाई गई है, आपको उस सिचुएशन को, जो कि शुरुआत में आपको लग सकता है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, उसको बस आपको उसका एक रोड मैप तैयार करना है जो आपके प्रेजेंट फॉर्मूलाज के साथ वो कनेक्ट करता है, प्रेजेंट नॉलेज के साथ जो आपने ग्रहण किया है थ्योरी वाले पार्ट के अंदर या ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट के अंदर, उससे उसको कनेक्ट करना है। और यही होगा आपका राइट वे ऑफ डूइंग योर सेल्फ स्टडी। सही सेल्फ स्टडी करने का यही आपका सही डायरेक्शन होगा। और हम क्वेश्चंस के जरिए इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को ना कैटेगरी वाइज करेंगे, ताकि हर कैटेगरी के अंदर आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां दिखें। और उन पॉसिबल क्वेश्चंस के लिए रोड मैप कैसे प्रिपेयर किया गया है, हमको उस चीज को ऑब्जर्व करना है, ना कि बस एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया इसको याद करना है कि यार इसके ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, इस तरह करोगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से पढ़ के किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। और ये यकीन मानो इस बात का, क्योंकि हम ना जनरली क्या होता है, अपने आप को इंडिविजुअली देखते हैं। और हम जब आपको अगर किसी कुछ इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, तो आप सोचना स्टार्ट करते हो यस ये क्वेश्चन हो गया। बट एक बड़ी पिक्चर को देखना हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यार हमने साइंस और मैथमेटिक्स को क्यों लिया है। अपने आप को थिंकर बनाने के लिए, सोच पाने के लिए, एजुकेशन फैक्ट को याद करना नहीं बल्कि सोचना सीखना है। लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए हम सोचना भूल जाते हैं। और उससे बड़ी चीज, जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो पता है क्या है? क्या अगर मान लो मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स का एक वीडियो बनाता हूं और आपको मैं वो प्रोवाइड करता हूं, तो क्या वो सिर्फ आप देख रहे हो? जो भी पर्सन अगर इस वीडियो को देखेगा, या मेरी वीडियोस पे तो व्यूज इतने कम रहते हैं, लेकिन किसी एक ऐसे मेंटोर की वीडियो जिसपे करोड़ों में व्यूज या लाखों में व्यूज आते हैं, उस टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने से क्या सबके सब सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? इस बात को समझना, क्योंकि हर चीज के लिए एक टिप है और एक ट्रिक है। तो कितने टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चा याद रख पाएगा? और दूसरी चीज, टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से हम उसके करेक्ट मीनिंग के साथ, उसकी जो सोल है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब कनेक्ट नहीं करते हैं ना, और इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जब हमारे माइंड में होते हैं, तो हमें सिर्फ 10% याद रहते हैं। और 10% एग्जाम में अगर वर्क करेंगे तो वो 90% वर्क नहीं करेगा, तो हमारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के भरोसे हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, बल्कि करेक्ट नॉलेज के जरिए क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करके ही हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमें अपने आप को काबिल बनाना है, बैसाखियों के सहारे चलने वाला इंसान नहीं बनाना है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बैसाखियां ही हैं, इस बात को फील करना। देखो, आप अपने 2 साल इसकी प्रिपरेशन में देने वाले हो, ड्रॉपर हो तो 1 साल इसकी प्रिपरेशन में देने जा रहे हो, तो अपने आप को काबिल बनाना है। और काबिल बनाने का एकमात्र तरीका है द राइट वे ऑफ एजुकेशन, जो कि है ऑब्जर्वेशन एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। एंड आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और पता है क्या, फर्क नहीं पड़ता आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, एक जनरलाइज्ड वे में बता रहा हूं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। आप किसी भी फील्ड में मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर अगर यूज करोगे ना, तो यकीन मानो आपको सक्सेस मिलेगी। सिर्फ साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं, आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। वहां पे आपको लगता होगा कि आप तो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन भाषा चाहे इंग्लिश यूज कर रहा हो, चाहे हिंदी यूज कर रहा हो, या अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा हो, वो सक्सेसफुल बनने के लिए मैथ्स का ही सहारा लेता है। हाँ, उसको पता नहीं होता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, रोलिंग मोशन होता है, टर्निंग होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, बट साइकिल चलाते वक्त हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में इसी वे में वर्क करती है। हमको पता नहीं होता है, बट हम मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर यूज कर रहे होते हैं। और हमने तो साइंस ली है, मैथमेटिक्स ली है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज जिसको फील किए बिना हमारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, पूरी ह्यूमैनिटी चल रही है, उसके बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम ह्यूमैनिटी को कितने और कदम आगे ले जा सकते हैं। इस बात को समझो, आपके पास एक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो इन अ गुड वे। ठीक है, इन अ गुड वे आप उसको बदल सकते हो। मींस न्यूक्लियर बॉम्ब एग्जांपल लेना गलत रहा होगा,
लेकिन आप इसको ऐसा समझो, जितना खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उतना ही बेस्ट ये आपका मैथमेटिक्स का बॉम्ब है, जो जितनी डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर बॉम्ब देता है ना, उससे भी करोड़ों गुना बड़ी वो उसको सफलता दे सकता है। अकेला आदमी अगर मैथमेटिशियन मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट कर जाए, तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। तो इस बात को समझ के हमें चीजों को पढ़ना है, इन चीजों को हमें दिमाग में रखना है कि साइंस और मैथमेटिक्स हमने अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस फील्ड को चुना है, ना कि बस एक एंट्रेंस एग्जाम में टिप्स एंड ट्रिक्स के सहारे आगे बढ़ने के लिए चुना है। इस बात को ध्यान रखना। और फिर हम लोग यहां पर क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करने से हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, हमारा सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड होना चाहिए, हमको वो पाथ पता चलना चाहिए जो एग्जामिनर एक पाथ बनाता है, आपको ठीक उसका उल्टा करना है। क्योंकि एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आपको यहां पे पहुंचा के उसने इसको क्वेश्चन बनाया, आपको उसको रिवर्स करना है, दैट्स इट। तो एग्जामिनर के माइंड से अगर हम चलें, तो मैं ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। तो अब सोचना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को आपको थिंकिंग पर्सपेक्टिव से देखना है, क्वेश्चन आंसर पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, ठीक है। तो चलो, तो हम आज जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो इन 3 फंडामेंटल फॉर्मूलाज पर से आएंगे, ठीक है। इसमें आपके जेई मेंस के क्वेश्चन भी होंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं अपना रोड मैप तैयार करूं, सोचना स्टार्ट करूं, तो यहां पे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है। और ये चीजें मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि मुझे ये आइडेंटिटीज पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, माइनस लगा दो तो क्या होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज ऑब्वियसली यहां पर यूज हो सकती हैं, अब जरूरी नहीं कि होंगी ही, लेकिन हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर दिख रहा है, एक मुझे अलजेब्रा का पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। प्लस अगर मैं थोड़ा सा रोड मैप और तैयार करूं, तो हो सकता है कि मेरे पास अगर जितनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक 10th में पढ़ी है, ऑब्जर्वेशन ही वो की है जो आपको राइट डायरेक्शन दिखाएगी, तो उस ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं देखूं, तो हो सकता है कि यहां पर मैंने अलजेब्रा के अंदर ये आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, एक को कुछ और बना दिया, कुछ और को कुछ और बना दिया। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इन्हीं चीज को देखूं तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली बना सकता हूं, देखो कैसे। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बन गया। अब इसी को चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, टैन स्क्वायर थीटा को यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब खैर ये तो दिख ही रहा है कि ये 1 हो जाएगा, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ाई करी है 10th में, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इसको इसके जैसा बनाओ, उसको उसके जैसा बनाओ, और वहां पर हमने अलजेब्रा का यूज किया है। तो अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं, ये आइडेंटिटीज देखी हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो रोड मैप यहां पर हमारा सेल्फ तैयार हो रहा है, आपको सिचुएशन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में सोचना है। तो यहां पर मेरा यूज हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने 8th ग्रेड या 9th ग्रेड, हमारे टाइम पे शायद 8th ग्रेड में था, आपके टाइम पे किसी और ग्रेड में हो, बट हम लोगों ने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को पढ़ा है, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन चीजों को भी पढ़ा है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, P अपॉन क्यू अगर A अपॉन बी के इक्वल है, तो P प्लस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू इक्वल्स A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी। और चाहो तो आप ऊपर माइनस ले लो, नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये दोनों आपके कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले केसेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये तो छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इन केस यू वांट टू नो कि ये कैसे आया है, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट आप कमेंट करके बताना कि यस यू वांट टू नो अबाउट दिस, ठीक है। चलो, तो हमें ये पता चल गया कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी शक्लें जब हम देख रहे हैं तो हमें उस बात का एक हल्का हल्का आइडिया हो रहा है। अब ये भी पॉसिबिलिटी सोचो, सोचना ही तो असली पढ़ाई होती है। एजुकेशन फैक्ट को याद करना नहीं, बल्कि सोचना सीखना है। हो सकता है मैंने जितने पैरामीटर्स देख लिए वो यूज होंगे, और हो सकता है कि कुछ पैरामीटर्स छूट गए होंगे। तो क्वेश्चंस हमको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जिन पैरामीटर्स को हम अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं तो वो क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, हम अपनी लिस्ट में उस चीज को भी ऐड कर लेंगे, काम हो जाएगा। चलो, तो देखो यहां पे फिर अब हम क्वेश्चंस के साथ और ज्यादा क्वेश्चंस करने, देखो हमें लगता है हमने नॉलेज ली, अब क्वेश्चन करना है, नहीं, हमने नॉलेज ली कम्युनिकेट करने के लिए, अब क्वेश्चंस आपको और ज्यादा नॉलेज देंगे। क्योंकि जब हम नॉलेज ले रहे थे तो हम एक सर्टेन सिनेरियो को देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। क्वेश्चंस के जरिए उसी सिनेरियो को घुमा फिरा के हमें दिया जाएगा, तो हमें अब इनको भी ऑब्जर्व करना है, इंस्टेड कि हम इनको सिर्फ याद करें कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे करना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा। इस तरह की कितनी चीजें याद करोगे, इस पॉइंट को याद रखना,
ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन के सहारे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले उसको रीड करना है। बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं एमएल खन्ना बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको देखो और यहां पे मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब ये किसके इक्वल है आपको वो बताना है। ऑप्शन दिए हैं यहां पर 0, 1, 2 एंड 3। तो ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन निकल कर आता है, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी इससे मैच नहीं कर रही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब वाला भी नहीं मैच कर रहा है। तो हमने कहा कि यार देखो, जो मेरा जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को बनाएगा मेरे नोन फॉर्मूलाज के रीजन से, उसी को वो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बना के देगा। जैसे हमने यहां पे इक्वल टू 1 था तो इस 1 को यूज करके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया था। यानी कि सारा खेल ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाएगा। तो यहां पर साइन है, कॉस है, साइन और कॉस से रिलेटेड मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये वाली है। तो यहां पर साइन स्क्वायर आ रहा है, यहां पर कॉस स्क्वायर आ रहा है। तो देखो यहां तो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इसमें मैं आगे और कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें पहले यहां ट्राई करते हैं कि इसमें भी साइन स्क्वायर दिखे और इसमें भी कॉस स्क्वायर दिखे। अब ये गारंटी नहीं करता है कि मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है इस बेसिस पर कि एग्जामिनर मेरे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। पहला पॉइंट, इस वीडियो लेक्चर के जरिए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना याद नहीं करना है, बल्कि वो रोड मैप प्रिपेयर करना सीखना है, ऑब्जर्व करना है, जिससे कि आप ये बात समझो कि जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर टफ नहीं होते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को राइट डायरेक्शन में एजुकेट करना है, राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, सोचना सीखना है, ताकि आगे चल के हमें ट्रू इंजीनियर बन सके। क्योंकि इंजीनियर का काम जॉब करना नहीं होता है, इंजीनियर का काम, उस इंजीनियरिंग का मतलब मैंने कई वीडियो लेक्चर्स में बताया, तो आज फिर बताता हूं, टू क्रिएट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ऐसी चीज बनाना जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। और साइंस आपका क्या है? डिस्कवरिंग द लॉज बाय ऑब्जर्विंग द नेचर। उन्हीं लॉज का इस्तेमाल करके जब आप कुछ नई चीज क्रिएट करते हो वो आपकी इंजीनियरिंग है। और इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान जिस भाषा का आप प्रयोग करोगे वो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, जब इंजीनियरिंग से क्रिएट की गई चीज ह्यूमैनिटी के काम आनी स्टार्ट होती है तो हम उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो चलो, इसको मैं साइन स्क्वायर और इसको मैं कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं कर सकता हूं cos स्क्वायर थीटा टू द होल क्यूब प्लस रिमेनिंग पार्ट में लिख देता हूं 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास ऑप्शन? मेरे पास ऑप्शन यही बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपैंड कर दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो यहां पे ज्यादा चीजें मैं सोच ही नहीं सकता हूं, मेरे पास अपने आप एक नैरो पाथ बन रहा है, ठीक है। कि यार देखो ये चीज मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले फॉर्मूले की अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में लिखा, पहला पाथ मिल गया मुझे। दूसरा, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अब मैं बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो चुका हूं, क्यों? क्योंकि इसके अलावा मैं और क्या ही कर सकता हूं। अब इसके अंदर मैं क्या करूं? इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला मेरी लिस्ट में नहीं है, जो मैंने नॉलेज लेते वक्त देखा था उस लिस्ट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलने के अलावा अब मेरे पास और कोई फॉर्मूला जिसमें ये आता हो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लेट्स डू इट। तो अब हम क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, जिसमें ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहां सीखा है हमने? अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, 8, 9, 10th के अंदर सीखा है, ठीक है। तो आप देखो, जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे दिखा यार ए तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, बी मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी तो 1 बन जाएगा। मैंने कहा हाँ यार शायद ये रास्ता मुझे सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं, अब थोड़ा इनर मोटिवेशन भी मिल गया। तो हमने कहा यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी मैंने लिख लिया टू द होल क्यूब माइनस 3, ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रिमेनिंग पार्ट बचा ये, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड मैंने कहा गेस व्हाट, माय वर्क इज डन। कैसे डन हुआ? ये बन गया 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी बन गया 1। तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस एंड दिस कैंसल, ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग बचा आपके पास आंसर 1। तो इसका आंसर है 1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो रोड मैप देखो, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो और प्रिपरेशन के दौरान पैनिक करना, हड़बड़बाजी करना और ये डिसाइड कर लेना कि जेई मेंस और जेई एडवांस आपके टफ होते हैं, ये राइट वे ऑफ एजुकेशन नहीं है।
प्रिपरेशन के दौरान तो हमको सोचना है कि कैसे अपने टारगेट तक पहुंचा जाए, अपने आप को कामयाब बनाया जाए। आज सोचेंगे ना तो पेपर में सोचना नहीं पड़ेगा। पेपर में हम टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उस 3 घंटे में इतनी सारी चीजें कैसे सोचे, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर एक ही क्वेश्चन होगा और उस एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं सोचूंगा। इस एक क्वेश्चन के लिए मान लो वो हार्मोनिक मोशन पे है तो पूरा हार्मोनिक मोशन तो मैं नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि उस पूरे पार्ट को सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा और 3 घंटे वो इनफ टाइम नहीं होता है। तो आज हर परिस्थिति को एक्सप्लोर करो। क्या होगा, गलत ही होगा ना, लेकिन जब उस गलती को आप करोगे तो आप उस वक्त सोच रहे होगे, क्योंकि आप गलत करोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पॉजिटिविटी देखो, उसके अंदर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ा और सोचने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने का वो आपको मौका दे रही है। क्योंकि आज सुधारोगे तो एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे, और एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी तो आपके सिलेक्शन को कौन रोक रहा है। आईआईटी का पेपर टफ नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस में मैंने देखा है, आईआईटी इज टफ, आईआईटी इज टफ। नो, इट्स नॉट टफ। 1% भी टफ नहीं है, क्योंकि यार अगर 11-12 टफ है तो बीटेक कितनी टफ हो जाएगी। फिर मास्टर्स पे जो एमटेक वगैरह जो करते हैं वो तो महा टफ होनी चाहिए, और पीएचडी तो हमारे लेवल से ही बाहर है। क्यों हम ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं? अगर हम सोचने लगेंगे कि वो टफ है ना तो वो टफ हो जाएगा, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्ट को बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है कि आईआईटी टफ है, आईआईटी टफ है। नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये सिर्फ इतना ही टफ हो सकता है जितना टफ ये क्वेश्चन है। 2 + 0 = आंसर है आपका 2। जितनी मुश्किल आपको इसमें आई है, आईआईटी बस इतना ही टफ होगा आप लोगों के लिए। ये बात हमेशा याद रखना। राइट डायरेक्शन में पढ़ के देखो, ऑब्जर्व करके पढ़ के देखो, ठीक है। चीजों से सही सवाल पूछ कर देखो, ठीक है। मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके देखो। मैं यहां पे ऑन कैमरा गारंटी देने को तैयार हूं कि आप चाहो तो राइट डायरेक्शन में 21 डेज विल चेंज योर माइंड, विल रीप्रोग्राम योर माइंड, ठीक है। 21 डेज में अपनी हैबिट बनाओ, और उसके बाद सिर्फ 150 दिन यानी कि अराउंड 5 मंथ में आप चाहो तो पूरा 11th और 12th फिनिश कर सकते हो। फिनिश कर सकते हो राइट डायरेक्शन में पढ़ने का। ये बेनिफिट है, क्योंकि चीजें कनेक्टेड हैं और हमको थिंकर की तरह काम करना है। हम लोग सोचते नहीं है, सोचते हैं लेकिन गलत दिशा में सोचते हैं कि यार किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है। किस तरह, क्या लॉजिक लगाऊं, सॉरी क्या ट्रिक लगाऊं कि ये क्वेश्चन हो जाए। यार जेई का पेपर हार्ड है, इतने बच्चे करते हैं तो सबका थोड़ी होता है। तो ये जो नेगेटिविटी हम भर रहे हैं ना, ये इस पेपर को टफ बना रही है। द थिंग इज, ये मात्र एक क्वेश्चन है जो कि सॉल्वेबल है। अगर सॉल्वेबल है तभी तो दिया गया है, सॉल्वेबल नहीं होता तो कोई क्यों देता। पॉइंट सोच के देखो, अगर ये सॉल्वेबल नहीं होता तो एग्जामिनर ने भी सॉल्व नहीं किया होगा ना, और एग्जामिनर ने भी सॉल्व नहीं किया होगा तो वो क्यों देगा। और वो अगर वो दे रहा है इट मीन सॉल्वेबल है। आई नीड टू फाइंड द राइट पाथ, दैट्स इट। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इसी नाम का यूज कर रहा हूं। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को सही से एक्सप्लोर किया है, ऑब्जर्व किया है, तो मैं इसका रास्ता भी ढूंढ लूंगा। ये क्वेश्चन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को 4 कदम और आगे ले जाने का। इस पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो, आप कभी भी थकोगे नहीं, ठीक है। जो ये 50 रूल्स बने हुए हैं, ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, इतना मत सोचो यार, कब तक दुनिया की सुनोगे, ठीक है। अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। दैट्स इट। अपना टारगेट अचीव होना चाहिए। 50 बातें, 50 कहानियां नहीं चाहिए हमें। सिंपली आई नीड टू बी अ थिंकर, बिकॉज थिंकर्स कैन थिंक, एंड द वन हु कैन थिंक कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। जो सोच सकता है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जो सोचेगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगा कैसे। इस पॉइंट को समझो, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सा दिखने में लग रहा है, ये फॉर्मूलाज तो हमें याद ही है, तो मैं यहां पर इनको रब कर देता हूं, ठीक है। चलो तो अब देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप तब तक रीड करो। यहां पर है 3 sin to the power 4, ठीक है, sin to the power 4 3/2 पाई माइनस अल्फा प्लस sin to the power 4 3 पाई प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज -2 sin 6 π/2 प्लस अल्फा π/2 प्लस अल्फा प्लस sin 6 5 पाई माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो तो ये इसके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है 0, 1, 3, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास sin 4 अल्फा प्लस sin 6 अल्फा, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगेन इट इज जस्ट अ सिचुएशन। हमें जो नॉलेज हमारे पास है उसके जरिए कम्युनिकेट करेंगे, जब आप तक पहुंचेंगे। अब 3π/2 माइनस अल्फा, 3π प्लस अल्फा, π/2 प्लस अल्फा, 5π माइनस अल्फा, ठीक है। इसको एक्सपैंड करने से अच्छा है पहले मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, ठीक है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे दिखाई देता है 3π/2 यहां आएगा, 3π मेरा यहां पर आएगा, 3π मेरा यहां पर आएगा, π/2 मेरा यहां पर आएगा, और 5π मेरा यहां पर आएगा,
ठीक है, जहां 3 पाई है वहीं पर 5 पाई आएगा। ठीक है, तो ये एक्सिस पर लाई करते हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, वही वाले फॉर्मूले हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो पहला रास्ता तो मुझे मिल गया। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है, 3 पाई बाई 2 यहां पर है, माइनस अल्फा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि पावर 4 है, यानी पावर आपकी इवन है, तो वो बन जाएगा आपके पास कॉस 4 अल्फा। ये माइनस आया था, बट क्योंकि पावर 4 है इसलिए ये बन गया आपका प्लस। ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं 3 पाई प्लस अल्फा। तो 3 पाई आपका देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई यहां लाई करेगा, 3 पाई प्लस अल्फा, अगेन आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे और ये बनेगा आपके पास माइनस साइन अल्फा, बट क्योंकि पावर 4 है तो अगेन ये प्लस हो जाएगा साइन 4 अल्फा -2। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, पाई बाई 2 यहां लाई करता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कॉस 6 अल्फा प्लस में 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई यहां लाई करेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस अल्फा, यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा क्या, साइन 5 पाई माइनस अल्फा इज योर प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, प्लस में साइन अल्फा और पावर 6 है तो साइन टू द पावर 6 अल्फा। एंड अब ये बड़ी सी दिखने वाली इक्वेशन छोटी बन चुकी है और अब हम इस क्वेश्चन को फटाक से आगे की तरफ अब ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला पड़ाव हमारा पार हो गया। अब देखूं, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल फॉर्मूला है कॉस और साइन में वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एग्जामिनर मेरे सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा टू द होल क्यूब, ठीक है, और -2 आगे, और इसको मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा टू द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अलावा क्या ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्सपैंड करो तो यहां पर आएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, वो 10th वाले फॉर्मूले हैं इसलिए आप सोचोगे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले उनको रिवाइज कर लो। ठीक है, -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहां पर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब बारी आती है इसकी, तो इसको अगर मैं देखूं तो यहां पर बनेगा -2, ब्रैकेट लगाऊंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने वही सॉल्व किया था, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आ गए। अब बचा क्या मेरे पास, सिंप्लीफिकेशन के अलावा कोई चांस है नहीं, ये स्क्वायर है तो ये बन गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, आगे 3 है -2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2 ब्रैकेट में ये 1 बन जाएगा, -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी आपका 1 बन जाएगा, तो यह जाएगा 3 6, 3 2 6 हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये तो आपके प्लस माइनस है, ये कट गए, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर है आपके पास 1। सिर्फ रोड मैप तैयार करना है, नेचर में चीजों को ऑब्जर्व करो, अपने आप नेचर आपको जवाब देगा। ठीक है, और हमेशा करेक्ट ऑप्शन पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। सिंप्लीफिकेशन छोटी क्लास में हमने प्रैक्टिस करी है, हमें फर्दर से सिंप्लीफाई करना है, ये सोचना है बस कि क्वेश्चन मेरे सिलेबस के बाहर नहीं है और इस सिचुएशन के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है मेरे पास, तो आइडेंटिटीज और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी के सहारे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आपके अब अगले प्रश्न की तरफ, जिसको हम अगेन ऑब्जर्व करेंगे, और ये क्वेश्चन है आप लोगों का, तो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, आप उसको देखो। अगर m है साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, ठीक है, देन m बिलोंग्स टू, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लेना, उतना टाइम हम नहीं लगाते हैं, लेट्स सेव टाइम। तो आपको बताना है m किस इसमें जोन में आएगा, 7/8 से 5/4, 1/2 से 5/8, 1/4 से 1, या नन ऑफ दिस, इसमें लेते हैं। अब बेसिकली मुझे इस इक्वेशन की रेंज बतानी है लॉजिकली। ठीक है, अब रेंज बतानी है, ऑब्वियसली अब मैं इस सिचुएशन से बात करूं तो साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, ठीक है, ये दोनों सेम टाइप की वैल्यू तो नहीं देंगे, व्हाट इफ मैं इसको किसी एक पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकूं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं इक्वेशन में, जिसमें या तो सिर्फ साइन हो या सिर्फ कॉस हो या सिर्फ टैन हो, इसमें ट्रांसफॉर्म कर दूं तो मेरे लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और एग्जामिनर मेरे सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा। अब इसके लिए मेरे पास ना कई रास्ते निकल कर आते हैं। अब मैं चाहूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को
की पावर में होल क्यूब कर दूं और फिर लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, फिर उसको एक्सपैंड करूं। बट अब मैं सोचूं अगर, तो साइन टू द पावर 6 थीटा, और उसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन लंबी बन जाएगी। अगर ये इक्वेशन लंबी होगी तो साइन टू द पावर 6 शायद साइन टू द पावर 6x से कट जाएगा, लेकिन फिर जो रिमेनिंग बचा उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा सिंगल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन इस पाथ पर लंबी हो रही है। मैंने इस रास्ते को, ये रास्ता गलत नहीं है लेकिन ये रास्ता लंबा है, तो मैं कुछ और सोचा। तो मैंने कहा यार कि अभी तक तो मैंने जो क्वेश्चंस के जरिए ऑब्जर्व किया है कि यार आइडेंटिटी का मैं यूज कर रहा था, और यहां पर भी मैं उसी चीज का यूज कर लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। और अब इसके जरिए एक्सपैंड करके देखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जरिए एक्सपैंड करूं तो भाई इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या बन जाएगा एक्सपैंड करके 1 का क्यूब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, जो कि बन गया 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आपका 1 बन जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्म होके बन गया, देखो ये, क्योंकि हम इतनी देर से कर रहे हैं। नाउ वी कैन सेव आवर टाइम। ठीक है, हमने अपना टाइम बचा लिया। अब ये जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया कि यार एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो चीज मेरे सामने है वो मेरे नोन डिक्शनरी, नोन फॉर्मूला या नोन नॉलेज की रेंज में आता है कि अगर मैं इसको देखूं इस चीज को, तो ये बेसिकली 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, जो कि आपका क्या बन जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर। तो यहां पर बनता है मेरे पास 1 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास m के बराबर आ गया। अब मैं यहां पर m की रेंज को आराम से बता पाऊंगा। कैसे? अब मुझे सिर्फ इस सिचुएशन से बात करनी है कि साइन 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। साइन फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, बट यहां पर इनइक्वालिटी वाला ज्ञान हम लगाएंगे। 11th के बच्चे इनइक्वालिटी के बाद इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देखना। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। और फाइनली 0 क्यों आएगा? क्योंकि -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करेंगी। तो मिनिमम 0 से लेकर 1 तक साइन स्क्वायर 2x लाई करेगा। और फिर इसको अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई 3/4 तो ये अगेन 0 लेस देन इक्वल टू 3/4 साइन स्क्वायर 2x लेस देन इक्वल टू 3/4, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है, अब इनइक्वालिटी वाला ज्ञान 11th के बच्चे इनइक्वालिटी जब पढ़ोगे आप तो ये चीजें समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन अभी भी ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सोचो ऐसा क्यों किया, और बिना इनइक्वालिटी के चैप्टर को खोले इसके रीजन को फाइंड करो। तो ये आपको एक थिंकिंग का टास्क बन जाएगा। और जब थिंकिंग आप करोगे, जरूरी नहीं कि आपको जवाब मिल ही जाए। मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक सोचने का काम दिया, और जब उसने सोचा तो वो उसके लिए एक बेसिक एक्सरसाइज हो गई। और दिमाग की एक्सरसाइज थिंकिंग ही है, पॉजिटिव थिंकिंग, या फिर मैं कहूं राइट डायरेक्शन में थिंक करना ही हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो वो पार्ट क्या है, अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो यहां पे भी माइनस, अब 0 के आगे प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा -3/4 साइन स्क्वायर 2x इज लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4। और हाँ, 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चे तो ये समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। अब 11th के बच्चे, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, क्या ये आप बिना इनइक्वालिटी का चैप्टर खोले समझ पाओगे? जवाब है यस। ठीक है, ये बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 10-15 पेजेस लग जाएंगे तब जाके सॉल्व होगा। आप इसको सोच सकते हो, बस आपको क्या करना है, आपको सोचना है। ठीक है, सोचने जितनी मेहनत करनी है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सोचने जितनी मेहनत करनी है और कुछ नहीं। अब बचा क्या, -3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर आ गया है। चलो 1 को यहां पर हर जगह ऐड कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/4 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया मेरे पास, ये देखो m के इक्वल है, m लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पे मेरा आ गया m बिलोंग्स टू 1/4 से लेकर 1 तक। और अब ऑप्शंस को देखते हैं। यस, सी इज द राइट आंसर। सोचना, थिंकिंग। ठीक है, जेई मेंस एडवांस ये सब हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग परसेप्शन है जो ब्रेन में क्रिएट हो गया है। चलो, तो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जो कि है आप लोगों के लिए ये रहा। अब इसमें ना ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों सिमिलर टाइप के हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका जेई मेंस वाले लेवल का क्वेश्चन है जो उसमें आया था। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चंस को साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट में यहाँ पे जो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, वो दोनों क्वेश्चंस को आप पॉज करके रीड कर लेना, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर है कि अगर इफ साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स आपका 2 के इक्वल है, ठीक है, 2 के इक्वल है, देन
साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉसेक टू द पावर एन एक्स इक्वल टू क्या होगा। और जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा MNR, ये है मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज, जिसको आप NIT प्रयागराज या NIT इलाहाबाद के नाम से जानते हो। वन ऑफ द टॉप NITs में से एक है। ये 1990s के टाइम पर अपने सेल्फ एग्जाम लिया करते थे, तो वहां से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्होंने MNR वालों ने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है, n की वैल्यू 2 रख दो, वही क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को एक पार्ट में मर्ज कर दिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अच्छा पता है एक चीज और, इस क्वेश्चन की मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी देखी हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पता है बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, अब एक बात सोच के देखो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या फिर थिंकिंग का पार्ट है। हम क्यों गलत डायरेक्शन में गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इसके बारे में सोचना है। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लोर करी है, मैंने उसको सही से ऑब्जर्व किया है, तो इसको मैं आराम से समझ पाऊंगा। और मैं जानता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है, लॉजिकली सोच के देखो, -1 से 1 के बीच में रहती है। क्वेश्चन करने में तो 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को करने के दौरान, पढ़ने के दौरान मैंने सोचा ही नहीं, तो मैंने पढ़ाई नहीं करी है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। और ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों आप लोग शायद इन चीजों को 11वीं में आके सुन रहे हो, लेकिन नर्सरी ग्रेड से लेकर टिल 10th ग्रेड हम सोचे ना, ऐसी ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। इसीलिए हमारे देश में कट ऑफ बहुत लो है। ठीक है, लोग लो कट ऑफ को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि पेपर टफ है। नहीं, कट ऑफ लो है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे देश का विकास, ठीक है, नॉलेज से होगा, एजुकेशन से होगा। ठीक है, IIT की ब्रांडिंग करने से नहीं होगा। भाई IIT की सीट्स मत बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने देश का कट ऑफ बढ़ाते हैं, तो इससे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि पूरे भीड़ के पास ज्ञान तो है, और ज्ञानी इंसान अपनी सफलता की राह खुद बना लेता है। जबकि हमारा कट ऑफ इतना लो है कि जो IIT में नहीं गए ना, उनका क्या होगा, ठीक है, वो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज, वी आर प्रोग्रामिंग आवर यूथ फॉर हाई पैकेजेस। हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा IIT में जाने से ना हाई पैकेज जॉब मिलती है। अरे बिजनेस के बारे में सोचो ना भाई, कि अगर आपको 1 करोड़ की नौकरी, 2 करोड़ की नौकरी मिल सकती है, तो जो पर्सन उस कंपनी को चला रहा है, उसने आपको 2 करोड़ पे कर सकता है, तो वो कितने करोड़ अर्न करता होगा। वो वाली माइंडसेट हम लोग क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हैं। खैर, आज के टाइम पे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वन ऑफ माई फेवरेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो बिजनेस को बहुत ज्यादा बिजनेस माइंड इंडिया में लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी हेल्प तब मिलेगी जब हमारा ग्राउंड रियलिटी पर ना एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा। हमें थिंकर बनना होगा। अगर थिंकर नहीं बने ना, स्ट्रगल ही है। आपको क्या लगता है 1 करोड़ की जॉब में बैठे रहने से पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है बिजनेस में भी बैठे रहने से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो काम हमारा अपना होता है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और बताता हूं, वी लिव इन अ कंट्री, और हमें अगर कंट्री में सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स चाहिए? बड़ी पिक्चर को देखना स्टार्ट करो। आर्मी ऑफिसर्स नहीं, हमारे देश की इकोनॉमी जितनी ताकतवर होगी ना, जब इकोनॉमी में अर्निंग कैसे आएगी? इफ आवर कंट्री प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम बाय करते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी वीक है। अगर हम क्रिएटर बनेंगे, थिंकर बनेंगे, तो हम प्रोड्यूस करेंगे। और आप खुद से बताओ, मुझे कमेंट में लिख के बताना, खरीदने वाला रिच होता है? ऑब्जर्व करना, अगर इसका आंसर डायरेक्टली आपके माइंड में नहीं आता है, कि खरीदने वाला रिच होता है या बेचने वाला रिच होता है। इन जनरल आप इसको सोच के देखना, बेचने वाला ही अमीर बना है। ठीक है, रॉल्स रॉयस का भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो रॉल्स रॉयस इतनी बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि वो प्रीमियम कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच पाती है, वो रिच है। प्रीमियम कस्टमर उनके खरीद पाते हैं, मतलब उस गाड़ी को लेते हैं, क्योंकि वो रिच है। लेकिन अगर आप मनी के फ्लो को देखोगे, ठीक है, तो इस बात को समझना कि सक्सेसफुल वो नहीं है जो बायर है, सक्सेसफुल वो हैं जो सेलर हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूं कि यार इस पर, ये भी तो रिच पर्सन है जिसने रोल्स रॉयस खरीदी, ठीक है, लेकिन आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम गलत वे में लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जितनी मनी है सब लगा दो, लेकिन वो क्या सोचते हैं, मेरे पास इतना है ना, तो मैं इतना ही खर्च करूंगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बिलियनियर पर्सन है। ठीक है, एक बिलियनियर पर्सन है एम, ठीक है, एम बिलियनियर पर्सन है। इसकी टोटल नेटवर्थ जो है, ठीक है, वो 16,000 करोड़ की है। 16,000 करोड़ की नेटवर्थ है इनकी, और इन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज करी, ठीक है, 800 करोड़ में, 800 करोड़ में। आप जरा इस वैल्यू में से करोड़ करोड़ हटा दो। अगर आपके पास 16,000 रुपए हैं और आपको 800 रुपए मात्र खर्च करने हैं, आप बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन नॉलेज के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, एक जनरल पीपल क्या करता है, हमारे पास 15 लाख रुपीज है, लेकिन नहीं, हम तो 35 लाख की शादी करेंगे, और ये लाइफ टाइम पुअर कैटेगरी में बन के रह जाते हैं। और पता है क्या, यहां पर भी आपने मैथमेटिकली बात करी, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। इस बात को समझो, इंडिया पीछे इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग, वी आर जस्ट बाइंग। हम लोगों के लिए स्टेटस सिंबल है आईफोन को खरीदना,
लेकिन एप्पल जैसी कंपनी क्रिएट करने के बारे में हम क्यों नहीं सोचते हैं? विंडोज का लैपटॉप, सैमसंग का फोन हमारे पास होना एक प्राउड फीलिंग देता है, बट ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। वाई डोंट वी क्रिएट सच थिंग जो इन चीजों को बीट कर सके? तभी तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। हमें ताली बजाने में बड़ा मजा आता है कि हमने ये करके दिखा दिया, हमने वो करके दिखा दिया, लेकिन इस बात को फील नहीं करते हैं हम लोग कि ये दुनिया पहले कर चुकी है। हम रेस में चौथे या पांचवें नंबर पर खड़े हैं। फिफ्थ नेशन सिंड्रोम से बाहर निकलना, ये एपीजे अब्दुल कलाम कितने सालों से बोलते आए, लेकिन हमारे देश में किसी के कान में जू रहेंगी नहीं रहेंगी। हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारी जड़ कितनी कमजोर हो रही है। हमें मास को टारगेट करना होगा कि वो राइट लर्निंग की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ में से कुछ लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, लेकिन इस भीड़ का ज्यादा हिस्सा कामयाब बनेगा तो एंटायर नेशन डेवलप कर सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। क्यों दुनिया की सारे बड़ी कंपनियां जो वर्ल्ड को डोमिनेट करती हैं वो सिर्फ यूएसए में है, इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में बड़ी कंपनी है, इस तोल भाव को समझना। इंडिया में बड़ी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लीडिंग कंपनी इंडिया में नहीं है, और वो हम बना भी नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता जॉब वाली है। ये स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स को भी समझना होगा कि हम जॉब के पीछे ही क्यों पागल हैं। जब हम इतने साल अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को सोचना होगा जब इतने साल हम पढ़ रहे हैं, इतने साल दे ही रहे हो, तो अपने आप को कामयाब इंसान बनाने के लिए दो ना, एक सपने के लिए दो। ठीक है, एक भीड़ की रेस में दौड़े पड़े हैं, बस एग्जाम 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 एग्जाम। वेयर इज नॉलेज? नॉलेज कहां है? ठीक है, इस बात को ध्यान दो, इस बात को समझो। ठीक है, ये चीज आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तितली अगर दिल्ली में पंख हिलाती है ना, तो उससे यूएसए में टॉर्नेडो आ जाता है। इसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बात को समझो, लाइफ में किया हुआ एक छोटा सा काम आगे चल के एक बड़ा चेंज ला सकता है। से फॉर एग्जाम्पल कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता है, बट हिटलर की जान को बख्शा गया था, और उस क्या सोच के कि एक छोटा बच्चा है, ये सोच के बख्श दिया गया था, और हिटलर आगे चल के कितना बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड के लिए बना था, ये हम सब जानते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि एक छोटी सी गोली आगे चल के कितने लाखों लोगों की जान ले गई। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। सेम अगर अपनी लाइफ में हम इस रेस में दौड़ने की बजाय अपने आप को कामयाब बनाने के लिए राइट डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम कामयाब हो जाएंगे। और इन दी एंड हम चाहते भी तो यही है ना कि हम कामयाब बने। ठीक है, हर कोई चाहता है हम कामयाब बने, लेकिन सही डायरेक्शन में कोई नहीं जाना चाहता, बिकॉज वो डरते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर डरते हैं। और पता है, बचपन में आप फियरलेस थे। ये जो सिस्टम ने हमें प्रोग्राम कर दिया है ना, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, होमवर्क, असाइनमेंट, फलाना ढिमका, ठीक है, इस सिस्टम ने हमको डरपोक बनाया है। एक बार अपने इस डर को बाहर निकालो और यकीन मानो, लाइफ में कामयाबी आपके पास है। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। और पूरी लिस्ट उठा के देख लो, जितने भी कामयाब इंसान है ना, ठीक है, इसको रॉन्ग वे में मत लेना, लेकिन इसको राइट वे में लेना। जितने भी कामयाब इंसान हैं, उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। दे वर सेल्फ लर्नर्स। ठीक है, वो डर डर के इस तरह नहीं कि यार सब कोचिंग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, नहीं, वो ये सोचते थे सब जो कर रहे हैं उस पैटर्न को समझो और उसी के अंदर अपने एक प्रोडक्ट को डाल दो, दैट्स इट। यही तो होता है बिजनेस। और हम यहां जॉब के लिए इतने साल पढ़ रहे हैं, वो लोग सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करते हैं, एंड दे क्रिएट अ बिजनेस, दैट्स इट। लॉजिकली सोच के देखो, क्वालिफिकेशन वाइज जेफ बेजोस के पास एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने की क्वालिफिकेशन होगी। पॉइंट को समझना, क्वालिफिकेशन जॉब के लिए चाहिए, बट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनने के लिए उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पे ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने देखा इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, अमेजॉन खड़ी कर दी। पॉइंट को समझना, फेसबुक ने देखा कि लोगों को एक दूसरे के बारे में खुसफुस करना पसंद है, तो उन्होंने कहा चलो खुसफुस करना पसंद है तो लोगों की रीच बढ़ा देते हैं, इधर की बात उधर करने के लिए फेसबुक क्रिएट कर दिया। लोगों को अपने आप को शो ऑफ करना पसंद है, तो इंस्टाग्राम के क्रिएटर ने कहा फोटो शेयरिंग ऐप बना देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि लोगों को यह डिवाइस जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो हम एक यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। पहले कंप्यूटर को लोग कंपनीज के लिए ही बना रहे थे, लेकिन बिल गेट्स ने सोचा कि अगर ये सबके पास जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा। ही बिकेम्स द रिचेस्ट पर्सन। हर इंसान ने कोई बड़ा रॉकेट काम, साइंस वाला काम नहीं किया है लेकिन एक जॉब पाने के लिए ना हमको पूरी जिंदगी अपनी घिसनी पड़ रही है। पॉइंट को समझना, बिजनेसमैन क्या करते हैं, दे आर थिंकर्स, बट वी आर नॉट प्रोग्रामिंग आवरसेल्फ एज अ थिंकर। हम पता है क्या है, हम वो वाले थिंकर बन जाते हैं, सैड थिंकर, नहीं हो पा रहा है, मुश्किल है, बहुत टफ है, ये वाले थिंकर बन रहे हैं। बी अ थिंकर। लाइफ में कामयाब वो इंसान बना है। बिजनेस का सिंपल सा मूल रूप बताता हूं। दुनिया क्या बोलेगी, एमबीए करो बिजनेसमैन बनना है, तो क्यों करूं एमबीए? ठीक है, लॉजिकली इसको गलत वे में मत ले लेना, ठीक है, डिस्क्लेमर, गलत वे में मत ले लेना। द थिंग इज, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको स्टडी करो एक बार, तो आपको समझ आएगा दैट सोसाइटी हैज अ प्रॉब्लम, और हम उस प्रॉब्लम को का अगर सॉल्यूशन दे दें, वही बिजनेस है। ठीक है, इंजीनियरिंग करो, अच्छा पैकेज मिलेगा, नहीं करनी इस तरह की इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का काम है
दुनिया में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, जिससे लोगों की लाइफ अच्छी बन जाए, जैसे इलॉन मस्क ने किया। ठीक है, उन्होंने वो हाइपरलूप बनाया। ट्रैवल टाइम इज अ प्रॉब्लम, हर किसी के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट सिचुएशन से अडेप्ट कर जाते हैं। अब अगर देखा जाए 1990s के इंसान को, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए, ठीक है, 3 दिन लगते थे। ट्रेन बनी तो उसको 1 रात लगनी स्टार्ट हुई, बट अब 1 रात में भी वो हैबिचुअल हो चुका है। अब उसको लगता है 1 रात भी क्यों लग रहा है, और तेज चलो, बुलेट ट्रेन आएगी आएगी इंडिया में, लेकिन मान लो आ गई है तो वो 3 घंटे में पहुंचा देगी, उसको वो भी कम लगने लगेगा। वो फ्लाइट से जाना स्टार्ट करता है, 1 घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन वट इफ वो 5 मिनट में पहुंचना स्टार्ट कर जाए, ही विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली बाय करेगा। सो रूम फॉर प्रोग्रेस हमेशा है, तो क्रिएशन का रूम हमेशा है, और मैं उस क्रिएशन के लिए इंजीनियरिंग करूंगा। इंजीनियरिंग करके बने हुए हवाई जहाज के नट बोल्ट नहीं कसने हैं मुझे, वो इंजीनियरिंग नहीं है भाई। आईआईटी करना चाहते हो तो आईआईटी से आईटीआई करके मत निकलो, पॉइंट को समझना। ठीक है, मैं आगे कुछ बोलना चाहता था बट आवाज अटक गई दिमाग के अंदर। ठीक है, आईआईटी से इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन आईआईटी से आईटीआई करके बाहर मत निकलना। ठीक है, उन लोगों को, जो लोग स्टार्टअप्स करते हैं, जो नए बिजनेसेस आइडियाज लेकर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर हमारे एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा हो जाए रूट लेवल पर। ठीक है, देखो आईआईटी का स्तर ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। व्हाट इफ हमारे स्कूल्स आईआईटी के स्टैंडर्ड्स के हों, हमारा एजुकेशन उस स्टैंडर्ड्स का हो, तो समझ आएगा कि हमारे यहां ज्यादा लोग कामयाब बनेंगे, और ज्यादा लोग कामयाब बनेंगे तो यकीन मानो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रुपया डॉलर को डोमिनेट करेगा, और डॉलर की वजह से ही तो अमेरिका दुनिया में दबदबा बना के बैठा हुआ है। वो दबदबा इंडिया भी बना सकता है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब आप लोग कहोगे ये तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी, ये क्या बात हो गई। अब बात इतनी सारी है ना कि सोचता हूं कम से कम शब्दों में आप तक पहुंचाऊं, लेकिन एक बार फ्लो बनता है तो वो निकल जाता है। लेकिन ये चीज मैंने काफी सालों में ऑब्जर्व करी है कि हमारा सिस्टम, चाहे वो स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो, हमको थिंकर नहीं बना रहा है, हमको थिंकर नहीं बना रहा है। वी आर, जितनी ज्ञान हमारे पास है ना इस लेवल पर, मैं अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब है ये टीचिंग लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे हम टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। वी डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज, ये बात हमें माननी चाहिए, बट हम कहीं ना प्रोग्राम हो गए हैं, हम अपने एथिकल वैल्यूज को खो चुके हैं। द थिंग इज, इफ वी वांट टू सर्वाइव, ये जो बकरे हैं ना यानी बच्चे, इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा। इनको ज्ञानी नहीं बनाना है, इनको सोचना सिखा दिया, दे विल आस्क क्वेश्चन। और हम क्यों डरते हैं गलत आंसर करने में यार, मैं आपको एक पर्सनली बताता हूं। ये बुक अगर मैं उठा लूं ना, ये बुक अगर मैं उठा लूं, सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं मुझे, बट हमें तो आदत है कि भाई हम गलत कैसे हो सकते हैं। इस डर की वजह से हम राइट डायरेक्शन में जाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। ब्रेक द बैरियर। आप भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे, लेकिन वो डर पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, नहीं भाई इस डायरेक्शन में जाना नहीं है, इसको छोड़ देते दूसरा पढ़ते हैं। भाई पढ़ाई का मतलब सिलेबस नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, और हम टीचर्स को ये बात समझनी होगी। ठीक है, हम लोगों के कंधे पर देश का फ्यूचर टिका हुआ है, तो इस बात को हमें समझना होगा। अगर हम लोग नहीं समझे ना, तो ये देश में ना ये जो जॉब नहीं है, भुखमरी चल रही है, रिसेशन आने वाला है, इस डर में ही जीता रहेगा हमारा इंडिया। हमको लगता है कि सरकार देश चलाती है, लेकिन एक्चुअली में देश की नींव तो टीचर्स रखते हैं, और टीचर्स को ये बात समझनी होगी। सच बता रहा हूं, ये बात समझनी होगी। अगर नहीं समझेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारा देश जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है ना, हम कहते हैं कि यार हमारा देश तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, हमारा देश ऐसे ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम अपनी नींव को मजबूत कर देना तो हमारा देश ऐसे ग्रो करेगा, और ये ऐसे ही यहां पहुंचेगा। इतना टाइम गुजर जाएगा फिर भी हमारी ग्रोथ यहीं पहुंचेगी, लेकिन इतने ही टाइम में हम यहां पहुंच सकते हैं, एंड हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी इन दी एंड। यही तो चाहिए हमें। बड़े लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर सोच के देखो। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन मैं तो भूल ही गया, मैंने करवा दिया कि नहीं करवाया। अच्छा चलो, साफ ही है बोर्ड, तो नहीं कराया होगा। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, ठीक है, आपका 2 के बराबर है। साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच लाई करेगा, कोसेक एक्स जो है वो -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक लाई करेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यहां पर इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 दी हुई है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी हो सकती है और एक ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, तो मैं तो ऑब्जर्वेशन का रास्ता चूज करने वाला हूं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का रास्ता चूज करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिक का रास्ता यूज करेंगे, फटाक से हो जाएगा। लेकिन ज्ञान मिलेगा, ट्रिक में नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बिना ज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करना अज्ञानता की ओर ले जाना हुआ। ठीक है, तो अज्ञानी नहीं बनेंगे। अब देखो, हो सकता है यहां पर कोई वैल्यू, अगर साइन एक्स की कोई ऐसी वैल्यू, पॉसिबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो मुझे दिख रही है कि ये 1 और ये 1 अगर आ जाए,
ठीक है, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। या फिर -1 आ जाए, इधर से -1 आ जाए और इधर से +2 आ जाए, ठीक है, तो नहीं +3 आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, आपका +2 बन जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं sin x सॉरी 1 cosec x के बराबर होता है, ठीक है। तो -1 का रेसिप्रोकल कभी भी +3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मुझे एक आइडिया तो मिलना स्टार्ट हो गया है कि भाई कोई और वैल्यू पर शायद ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर sin x की कोई भी वैल्यू मैं इसके बीच में लेता हूं तो दूसरी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी, जैसे कि मैंने यहां से ले लिया 1/2, तो cosec x यहां पर 2 होगा, और 1/2 + 2 आपका कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा वो तो हमें समझ आ ही गया है। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गया है कि यार यहां पर x की वैल्यू sin x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और cosec x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि 1 ही एक लौती ऐसी वैल्यू है जिसको अगर मैं देखूं, ठीक है, π/2 पर sin x की वैल्यू क्या है, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, cosec π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, क्योंकि cosec x क्या है 1/sin x, तो 1/1 1 होता है, यानी कि यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, π/2 आ गई। तो ठीक इसी पॉइंट पर ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फॉर श्योरिटी, ठीक है, फॉर श्योरिटी कोई और वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती है, ये चेक करने से मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। क्वेश्चन तो चलो हो गया है यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां से चाहूं तो मैं एक स्टेप आगे ऐसे बढ़ सकता हूं, अच्छा सिर्फ x की वैल्यू π/2 होगी तो ये हमेशा 1 होगा, तो 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 2 होगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, और वो क्या है कि हमने कहा चलो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, तो क्यों ना इसको ऐसे लिखा जाए, इस तरह से लिखते हैं। और अब चेक करते हैं कि क्या कोई और x एग्जिस्ट करता है। π/2 पर तो आ गया आंसर, अगर कोई और x एग्जिस्ट करता होगा तो इसके दूसरे आंसर्स भी होंगे, ठीक है। ये आंसर तो निकल गया, लेकिन अपनी श्योरिटी के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम इसको थोड़ा और देखते हैं। तो ये बना sin² x + 1 = 2 sin x, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये इधर चला गया, कॉमन डिनोमिनेटर था तो इधर चला गया। अब ये बना sin² x + 1 - 2 sin x, मैंने कहा वाओ यूरेका, ये क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो ये बना sin x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 0 है तो अंडर रूट करने प्लस माइनस है, कोई सीन नहीं, तो sin x = 1, और ये कहां मिलता है आपको, ओनली एट x = π/2, तो सिर्फ इसका एक ही x है जहां पर ये 2 के इक्वल हो सकता है। और अब आज सोच लिया ना, पेपर में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुद से मैं एग्जामिनर का ब्रेन देख सकता हूं। cos x + sec x = cos x + sec x = 2, तो cos to the power 7x + sec to the power 7x = क्या होगा। अब ये कहां पॉसिबल है, 0 डिग्री पर, जब x की वैल्यू 0 है, cos 0 1 तो sec 0 भी 1, ठीक है। तो यहां पर ये 1 to the power 7 1 to the power 7, ये भी क्या होगा 2 होगा। लो भाई, अगर ये जेई मेंस में आया है, मान लो कौन से ईयर में आया था ये, मान लो 1990 में आया है, एग्जामिनर का मन किया सेम क्वेश्चन बनाना है लेकिन चेंज करके, तो वो ये बना देगा, ठीक है। और इसी की तरह कुछ और टाइम ले लेगा, या फिर ऐसे कर लेगा tan x + cot x = 2, देन tan² x + cot² x = और ये होता है सिर्फ π/4 पे, ठीक है। या फिर आपका वहां पर होगा, बट दोनों केस में तो 1 ही आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहां पे लिमिट दे देंगे कि भाई x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करती है, बन गए क्वेश्चंस। इसी तरह तो एग्जामिनर बनाता है, तो हम क्वेश्चंस के जरिए एग्जामिनर भी बनते जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का यही तो फायदा है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन ने ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, क्योंकि बातें ज्यादा हो गई, बट वो बातें फील करना, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, कामयाब बनने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। एक रेस नहीं दौड़ रहे हो, रेस सब लोग दौड़ रहे हैं, अपना रास्ता कोई नहीं बना रहे। मेक योर ओन पाथ ऑफ सक्सेस, जिसने अपना रास्ता बनाया है ना, वही कामयाब हुआ है। चाहे तो आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लो हर कामयाब इंसान का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, ओहो मस्त क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अरे यार जूम करना पड़ेगा, 81 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप पढ़ो इसको, ठीक है। थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर है 81 sin स्क्वायर थीटा प्लस 81 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30, ठीक है, इज इक्वल टू 30। अब देखो यहां पर हम सोचना स्टार्ट करते हैं, ये बात तो पक्की है कि एग्जामिनर मेरे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऐड करूं तो वो 1 के बराबर आता है, यस आता है, ठीक है। अब मेरे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा तो ये क्या दे दिया, तो चलो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन अगर यहां पे ये प्लस में नहीं होता तो मैं लॉग यूज कर लेता, लेकिन ये तो प्लस आ गया, अब लॉग भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि लॉगरिथम के अंदर लॉग a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग a मल्टीप्लाई b का फॉर्मूला है। उधर भी ले जाके लॉग यूज नहीं कर सकता क्योंकि 30 माइनस समथिंग आ जाएगा, तो भी प्रॉब्लम आ गई।
ठीक है, तो अब हमने कहा तो बचा क्या मेरे पास, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मेरे सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन है, तो मेरे सिलेबस में तो यही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है 1। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि ओके कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल का जितना ज्ञान है उसमें मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ नहीं ला सकता हूं, तो अब इसी में से कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से ये बन गया। अब इसके जरिए यहां पर अप्लाई करके देखो क्या कुछ अप्लाई हो रहा है, कुछ कर सकते हो, तो देखा कि यार इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, तो इससे फर्दर आगे बढ़ने का मुझे एक रास्ता मिल रहा है तो अप्लाई करूंगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पे पहले अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 81 साइन स्क्वायर थीटा मैं अपने सिलेबस से पहले ट्राई किया, जो मेरे पास है जो नॉलेज है उससे ट्राई किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में तो कहीं पे भी कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसी को ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा अलग तरीके से लिखा, अब अप्लाई किया, तो देखते हैं क्या कुछ आगे बढ़ पाते हैं। 81 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। मैंने कहा हाँ अब एक स्टेप और आगे बढ़ा जा सकता है, एक स्टेप और आगे बढ़ा जा सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंट्स की नॉलेज है जो कि मैंने छोटी क्लास में ली थी। 81 1 माइनस दिस यानी कि a टू द पावर b माइनस सी इज इक्वल टू a टू द पावर b अपॉन में a टू द पावर c, ये ज्ञान तो है मेरे पास और इन द सिलेबस हुआ, यानी कि ये तो ये बन जाएगा 81 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। तो मैंने कहा ओ एग्जामिनर इस तरह दिमाग लगा रही हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये, और अब देखूं अगर मैं तो ये और ये सिमिलर लुकिंग आ गए। तो मैंने कहा भाई बार बार इतना 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा लिखने से अच्छा है मैं क्या करता हूं इसको x लिख देता हूं, x प्लस 81 अपॉन में x इज इक्वल टू 30। और ये तो मैंने अलजेब्रा में सीख ही रखा है कि x प्लस 1 अपॉन x जब भी आता है तो मुझे क्या मिलता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, x मल्टीप्लाई x इज एक्स स्क्वायर प्लस 81, और ये जो डिनोमिनेटर में x है वो इधर चला जाएगा तो इसको यहां ले आते हैं, माइनस 30x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे देखो ये इक्वेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई, x क्या है बेसिकली 81 की पावर में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर इसको रब कर देते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 81 इक्वल टू 0। चलो तो अब देखें तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी जो कि प्लस 30 हो जाएगा, अंडर रूट 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 81 इंटू 4, 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 8 चौके 32, ठीक है 32 ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो 324, तो 900 माइनस 324 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, तो ये 576 बन जाएगा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। कितना था यार मैंने मिटा दिया। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस अंडर रूट 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और 8 में से 3 गए 5, 576 डिवाइडेड बाई 2। अब 576 का रूट करना है तो सोचने की आदत डालते हैं, 25 के आसपास देखते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यानी ये 25 से छोटा है। अब यहां पर आता है कि देखो यहां पे भी थिंकर बनो, लास्ट में क्या है 6 है, अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया गया इतनी बड़ी वैल्यू दिया तो हर केस में आपके परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, 6 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में, 4 4 16 और 6 6 36, तो या तो ये 24 या 26 हो सकता है, बट क्योंकि ये 25 के स्क्वायर से छोटा है तो मैं 24 के साथ जाऊंगा और चेक करूंगा, 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 16, 2 4 8, 2 4 8, 8 8 16, 16 प्लस 1 17, वाओ, फिर से एक कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, वाओ, ये तो 576 यानी कि ये 24 का स्क्वायर है। तो x आ गया 30 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाई 2, देन x इज इक्वल टू 6 बाई 2, एंड ये हो जाएगा आपके पास 4 54, 54 बटे में 2, तो ये बन गया 3, ये बन गया 2 1 4 7, तो x आ गया मेरे पास 3 एंड 27, ठीक है, x आ गया मेरे पास 3 एंड 27, ठीक है। तो अब चलते हैं, x की वैल्यू 3 एंड 27 है, अब इसको रब कर देते हैं। x क्या है मेरे पास, x था मेरे पास x इज इक्वल टू 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड 27, ठीक है, चलो डन। तो 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 है मेरे पास। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 81 और 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यस और नो, तो लिखा जा सकता है कैसे, 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, इसका मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा हूं बस और क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको 27 पुट कर दो, ठीक है, तो अगर इक्वल टू 27 रखूं मैं, क्योंकि यही x 27 के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा 3 टू द पावर 3, यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 3, देन
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि थीटा 0 से पाई के बीच में है और 0 से पाई के बीच में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस वाला हटा दो, माइनस वाला हटा दो। ठीक है, अब क्योंकि आंसर पे आ ही चुके हैं तो ऑप्शंस लिख लेता हूं मैं। ऑप्शन से आपके 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 150 डिग्री। अच्छा, ये सारे 0 से 180 के बीच में है, सारे पॉजिटिव आंसर देंगे। ठीक है, तो 1/2 किस पे आता है? 30 डिग्री पर, राइट आंसर। ठीक है, 1/2 कहां आता है? और 150 पे भी आता है। साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 150, और ये साइन 30 के इक्वल होता है, तो 150 पर भी 1/2 आएगा। तो दो ऑप्शन हो गए। √3/2 देखते हैं, ये कहां आता है आपके? 60 डिग्री पर, ये भी सही आंसर आ गया। ठीक है, अब बचता है 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, यानी साइन 120 की वैल्यू भी यही होती है, तो सी ऑल्सो करेक्ट आंसर, यानी कि इसके ऑप्शन हैं ए बी सी डी, चारों आंसर आपके सही हैं। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मेक योर ओन पाथ एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, बी अ सेल्फ लर्नर, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन क्यों ही दिया, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। मोतीलाल नेहरू का है, यानी कि जेईई मेंस लेवल का है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, कमेंट करके बताओ, बिना यहां पे सॉल्व करने से पहले आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी डी। तो यहां पर है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/5, बी है मेरे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सी है मेरे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, डी है मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू 20। ठीक है, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये पॉसिबल है, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, करेक्ट है। सेक थीटा -1 से 1 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो लाई नहीं करती हैं, बाकी सारी वैल्यू रियल नंबर की लाई करती है, और ये -1 से 1 के बीच में है। इट मीन्स यही आपका इनकरेक्ट है, सो दिस इज योर राइट आंसर। tan थीटा -∞ टू +∞, तो 20 आ सकता है। ठीक है, बेबी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और वो है आपकी स्क्रीन पर, आप उसको रीड कर लो। थोड़ा लॉन्ग सा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। आप रीड करो, मैं तब तक लिख लेता हूं, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। सेक ए प्लस टैन ए, सेक बी सेक सी, ठीक है, सेक बी प्लस टैन बी, सेक सी प्लस टैन सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए। सेम वही चीज है, सेक बी माइनस टैन बी, sec c minus tan c, that's it। ये इक्वल हैं, देन ईच साइड इज इक्वल टू, ईच साइड आपका किसके इक्वल होना चाहिए? 1 -1 0 एंड नन। ठीक है, तो 1 -1 0 एंड नन, ये रहे मेरे पास चारों ऑप्शन। सेक है, टैन है। ठीक है, मेरे पास जो नॉन फॉर्मूला है वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, लिख लेता हूं मैं। वो है सेक थीटा माइनस टैन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। अब चाहूं तो एक पार्ट यहां रख सकता हूं, एक पार्ट 1 अपॉन वो कर सकता हूं, जैसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये लिखा जा सकता है। अब यहां पर ये और ये इक्वल हैं, ये दोनों आपके पास इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, जबकि इन दोनों के प्रोडक्ट जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यही चीज जो है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दोनों एक तरफ है, यही चीज मल्टीप्लाई करता हूं भाई, इधर स्क्वायर कर देता हूं, और इधर वही चीज सेक ए माइनस टैन ए मल्टीप्लाई हो गया, सेक बी माइनस टैन बी मल्टीप्लाई हो गया, सेक सी माइनस टैन सी मल्टीप्लाई हो गया, और यहां तो ये स्क्वायर बन ही गए, यही चीज दोबारा मल्टीप्लाई कर दी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो अब मैं जानता हूं a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और मेरे सिलेबस के अंदर आ रहा है, क्योंकि सेक और टैन था इसलिए मैं इस फॉर्मूले पर गया। ठीक है, इस फॉर्मूले पे गया तो मुझे ये दिख रहा है, तो ये तो बन गया 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ये जो सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स कि ये तीनों आपके इक्वल टू 1 होने चाहिए। ठीक है, अब क्यों होने चाहिए इसको समझो। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई सेक ए की वैल्यू, ठीक है, सेक ए की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। वही टैन की वैल्यू जो होती है वो आपकी जाती है, क्या बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसमें भी वो कहां से कहां तक जाती है? इसमें ये जाएगी आपके पास माइनस इंफिनिटी से -1,
देन 1 से लेकर इंफिनिटी सेक के लिए और tan के लिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ऐसा एंगल हो जहां पर इनका डिफरेंस जो हो वो 1 के बराबर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो इसको जस्ट अपनी नॉलेज के लिए मुझे चेक करना चाहिए, क्योंकि आज चेक कर लूंगा तो एग्जाम के टाइम पे मैं टेंशन में नहीं रहूंगा। तो यार सेक ए माइनस टैन ए ये इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये इक्वल टू मैं लेना चाहता हूं 1, ये मैं अगर 1 लेता हूं, क्योंकि अगर यहां 1 है तो यहां पे भी 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा, ठीक है, यहां पर भी 1 होना चाहिए। या फिर ये अगर 1/4 है, ठीक है, ये अगर 1/4 है तो ये यहां पर 4 होना चाहिए। ठीक है, तभी 1/4 मल्टीप्लाई 4 आपको क्या देगा, 1 देगा, और फिर ये 1 होना चाहिए। इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखूं तो बहुत पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब सेक की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है, और tan की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो माइनस होगा, तभी वो 1 तक पहुंच पाएगा। मान लो सेक की वैल्यू अगर 1 है तो tan की वैल्यू यहां क्या होनी चाहिए, 0, तभी ये 1 को अप रीच करेगा। ठीक है, और सेक जब 1 होता है तब tan की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 पे 1 होता है और tan 0 होता है, वहां तो ये वैलिड हो रहा है। लेकिन अगर सेक की वैल्यू 2 है तो tan की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी tan की वैल्यू होनी चाहिए यहां पर 1। ठीक है, तो अगर मैं tan की वैल्यू 1 कहां होती है, 45 डिग्री पर होती है। ठीक है, लेकिन सेक 45 डिग्री आपका 2 नहीं होता है, वो √2 होता है। ठीक है, तो यानी कि जस्ट अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हम यहां पर एक पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ये कहां कहां 1 हो सकते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक ही एंगल पर 1 देंगे या और किसी एंगल पर 1 देंगे? तो बचा क्या मेरे पास, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब 1 को मैं, साइन है कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। एनसीईआरटी में तो ये कितनी बार किया होगा आप लोगों ने, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, पहले कॉस आता है, पहले कॉस आता है, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, जिसको मैं कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये क्या बन जाएगा, कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, तो एक ये और ये कट जाएगा, तो यहां पर आएगा कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। और यहां पे इसको जब मैं कॉमन लूंगा कॉस ए बाई 2 को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए बाई 2, ये बन जाएगा। कॉस ए बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस tan ए बाई 2, 1 प्लस tan ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, और ये बन जाएगा tan पाई बाई 4, और यहां पे लिख दूंगा tan पाई बाई 4। ये फॉर्मूला आप लोगों ने एनसीईआरटी में किया ही होगा, जस्ट फॉर रिविजन हम लोगों ने यहां कर लिया। तो ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 मेरे पास होना चाहिए पाई बाई 4। ये और ये कट गए, तो ए बाई 2 की वैल्यू क्या आई, 0, यानी ए की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये सिर्फ एक ही वैल्यू पर काम करेगा, या फिर ये काम करेगा आपका एक और वैल्यू पे। ये पाई बाई 4 है, और क्या हो सकता है, ये पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, क्योंकि देखो पाई बाई 4 पर भी ये 1 देगा, और यहां पे ये देखो ये पाई एंगल है, और यहां पे पाई बाई 4 लूं तो पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो 5 पाई बाई 4 आ गया। तो यहां पे 5 पाई बाई 4 लिया, इसमें से 5 पाई बाई 4 में से माइनस पाई बाई 4 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, पाई। तो ए की वैल्यू आ गई 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई भी आपका 0 ही हुआ। ठीक है, 0 ही हुआ। तो अब यहां पर मेरे पास रिजल्ट आ गया, पाई बाई, ये पाई ही है ना, 4 पाई 5 पाई, हाँ, तो ये 2 पाई आ गया। ठीक है, 2 पाई और 0 आपका सेम ही रिजल्ट देगा। तो अब इससे आ गया कि यार ए की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है। ठीक है, जब ए की वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 है, ये 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 0 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 0 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर ये पूरा क्या बन जाएगा, 1। और फिर दिमाग में क्लिक हुआ, -1 पे भी तो ये हो सकता है, क्यों, यहां पे सेक 1 है, यहां पर -1 है, यहां tan 0 है, यहां पर भी tan 0 है, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1। तो यहां पर आ गया कि भाई यहां पर दोनों साइड जो हैं वो किसके इक्वल हो सकती हैं। तो यहां पर आएगा कि भाई ये जो चीज है ये किसके इक्वल हो सकती है, 1 के एंड -1 के। ठीक है, यही चीज है, क्योंकि देखो यहां पर स्क्वायर नहीं था, यहां पर स्क्वायर नहीं था। आप मेन इक्वेशन को देखोगे, स्क्वायर देखोगे तो आपको लगेगा माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेन इक्वेशन क्या है, ये रही। अब
अब ये क्या बनेगा, अगर sec के -1 है तो ये -1 -1 -1, ये क्या बनेगा -1 -1 -1, यानी कि इक्वालिटी आ रही है। ठीक है, अगर ये +1 लिया यानी कि a की वैल्यू 0 लिया तो ये भी +1 ये भी +1 ये भी +1, अभी भी इक्वालिटी आ रही है। तो इसके ऑप्शन है 1 एंड -1। ठीक है, एक है क्वेश्चन करना, एक है उसको एक्सप्लोर करना। तो हमें चीजों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। ठीक है, चीजें लंबी करी लेकिन एक्सप्लोर किया ना, यही तो लर्निंग का असली मीनिंग है, यही तो हमें सीखना है और यही तो हमें करना है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आप लोगों के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर है और ये शायद आईआईटी से आया है। एक मिनट, मैंने देखा था अभी स्क्रीन पे, एक बार फिर से देख लेता हूं। यस, तो ये आपका आईआईटी से आया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब ये आईआईटी स्क्रीनिंग 2001 से है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos α1। ठीक है, तो मुझे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos α1, cos α2, cos α3, cos α4 डॉट cos αn। ठीक है, आगे क्या है, अंडर द रिस्ट्रिक्शन, अंडर द रिस्ट्रिक्शन क्या है मेरे पास कि α1 α2 α3 डॉट αn लेस देन इक्वल टू π/2 दिया है एंड 0। ठीक है, ये मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है। एंड एक और रिस्ट्रिक्शन है, एंड cot α1 मल्टीप्लाई cot α2 मल्टीप्लाई cot α3 डॉट cot αn इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलते हैं इन द सिलेबस एंड आउट ऑफ द सिलेबस की कहानी को यहां पे देखते हैं। ये प्रश्न है आपके आईआईटी से, यानी जेईई एडवांस का क्वेश्चन हुआ 2001 से। ठीक है, आईआईटी स्क्रीनिंग 2001। तो आपको बताना है इस पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू, इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, ऑप्शंस है मेरे पास 1/2n/2। ठीक है, 1/2 टू द पावर n, 1/2n और लास्ट ऑप्शन है 1। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है तो ये कितना टफ होना चाहिए, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, टफनेस में ये 1/10 है। ठीक है, 1/10 है, ये हमेशा मान के रखना। सही डायरेक्शन में सोच लिया, क्वेश्चन हो गया, नहीं सोचा करते रह जाओ, नहीं होगा। सोचना सीखेंगे तो यहां भी सोच लेंगे, सोचना ही नहीं सीखेंगे तो ये देख के हम एक ही बात मार्केट में प्रमोट करेंगे, आईआईटी टफ है, आईआईटी टफ है, सोचो। ठीक है, चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले रिस्ट्रिक्शन को देखते हैं। 0 से π/2 के बीच में हमारे यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए। अब अगर 0 से π/2 के बीच में मैं जाता हूं तो कॉट की वैल्यूज को अगर मैं देखूं, कॉट की वैल्यूज को अगर मैं देखूं तो कॉट की वैल्यू, कॉट 0 पे इंफिनिटी होती है, 90 पे 1 होती है, तो यानी कि वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक लाई करेगा। इनकी जो भी ये सारे कॉट है, इनकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक लाई करेगी। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या आती है, पॉसिबिलिटी ये आती है कि अगर कॉट अल्फा, इन सबका प्रोडक्ट 1 है, तो सोचते हैं अगर इन सबका प्रोडक्ट 1 है तो कॉट α1 की वैल्यू अगर 0.1 है तो कॉट, इसमें से किसी एक कॉट की वैल्यू, ठीक है, क्या आनी चाहिए, 0.1 है तो उसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए, किसी एक अल्फा की वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे 0.1 मल्टीप्लाई 10 आपको क्या दे देगा, 1। या फिर अगली पॉसिबिलिटी कि इन दोनों का प्रोडक्ट मान लो 0.35 है, तो कोई एक वैल्यू कॉट का ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या जाएगा, जिसमें वैल्यू होनी चाहिए 100/35, ताकि 35.35 और नीचे मल्टीप्लाई 1/0.35 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। क्योंकि 1 देने का मतलब क्या हुआ, 1 देने का मतलब ये हुआ कि भाई ओवरऑल अगर किसी की वैल्यू x आ रही है, मान लो इन तीनों का प्रोडक्ट x आ रहा है, तो कोई एक कॉट या कुछ कॉटों का प्रोडक्ट 1/x होना चाहिए, तभी तो ये डिवाइड करके 1 देगा। तो इस तरह से अगर मैं सोचूं तो यहां पे तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो कि मेरे करंट सिनेरियो यानी 11th 12th के लेवल पे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, लेकिन ना n की वैल्यू पता है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन करें तो यहां पे तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज निकल जाएंगी। उन पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हमें ये बात समझ आती है कि ये वाला पार्ट अपने सिलेबस के या अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो हमने किया है उससे बाहर है। आईआईटी का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं सोचूं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हर पॉसिबिलिटी को खंगालने बैठूं, सारी वैल्यूज भी मुझे नहीं पता है। मुझे क्या, एक एज अ कॉमन पीपल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पता है, ज्यादा से ज्यादा मैंने 15 डिग्री 45 डिग्री सॉरी 15 डिग्री 50 डिग्री और 18 डिग्री 32 डिग्री ये याद कर लिया होगा, लेकिन सारी वैल्यूज कैसे बताऊं। तो इट मीन्स एग्जामिनर इन द सिलेबस रहना चाहता है, इन द सिलेबस रहना चाहता है, और इसको अगर वो 1 बनाना चाहता है तो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, π/4, ये भी π/4, ये भी π/4, ये भी π/4 और ये भी π/4।
ठीक है, ये सारे क्या हो जाए मेरे पास पाई बाई 4 हो जाएं। तो इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ये सारे के सारे क्या हैं पाई बाई 4 एंड दिस इज इन द सिलेबस। ये किस में आया? इन द सिलेबस आया। तो अब जरा मैं इसकी वैल्यू देखूं, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब मैंने कहा अपने आप को काउंटर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार और पाई बाई 4 आ गई, अच्छा चलो 1/√2 1/√2 1/√2 आगे बढ़े। अगर सही लर्निंग लेनी है तो अपने आप को काउंटर करो। मैंने कहा यार चल पाई बाई 4 तो ले लिया इन द सिलेबस को दिमाग में रख के, ठीक है, लेकिन व्हाट इफ पाई बाई 4 के अलावा इसकी कोई मतलब किसी और अल्फा पे है, कोई और अल्फा 1 अल्फा 2 की ऐसी ऐसी वैल्यूज हो जिस पर उसकी वैल्यू पाई बाई 4 वाले से ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो सोचते हैं, थोड़ा और सोचने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने कहा कि यार अगर इसकी वैल्यू छोटी रखनी है, मान लो इसकी वैल्यू 1 से छोटी रखनी है, पॉइंट में रखनी है, तो अल्फा 1 क्या होना चाहिए मेरा 45 से कम। कॉट में सोचो क्योंकि ये मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, 45 से कम होना चाहिए क्योंकि कॉट 45 1 होगा, सॉरी 45 से कम रखूंगा तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, कॉट है माफ करना, ठीक है, और 45 डिग्री से जब बड़ा होगा, ठीक है, तो कॉट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो एक एंगल 45 से बड़ा होना चाहिए और एक एंगल 45 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ 2 एंगल लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा एंगल होगा जो 45 से कम है जिसमें आंसर आ रहा होगा 0.3 और जो सॉरी ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, मान लो ये वाला, और इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास 10/3। तभी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा। यानी कि दिस एंगल अल्फा 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, अल्फा 2 इज लेस देन, सॉरी अल्फा 2 इज लेस देन पाई बाई 4 एंड अल्फा 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, ठीक है। अब इस परिस्थिति में अगर मैं cos अल्फा 1 और cos अल्फा 2 को देखता हूं, ठीक है, तो cos अल्फा 1 लेस देन पाई बाई 4 है, cos अल्फा 1 लेस देन पाई बाई 4 का मतलब क्या है कि 1/√2 से लेकर 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन पाई बाई 4 है यानी कि 0 से लेकर 1/√2 के बीच में उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन दोनों जोन में अगर मैं देखूं तो जो सारे नंबर्स हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, और जब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये और ज्यादा छोटे हो जाते हैं, और ज्यादा क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अभी भी कोई सॉलिड पंच नहीं हिट हुआ है, ठीक है, सॉलिड पंच हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखें कि अगेन अब मुझे लग रहा है कि यार इतनी अनसर्टेनिटी है यहां पर, ठीक है, जो अब देखो प्रॉपर फीलिंग तो हम भी शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि इतनी अनसर्टेनिटी, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी निकल के आ जाएंगी, इनफाइनाइट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और यहां पर जरूरी थोड़ी है कि कॉट अल्फा की वैल्यू अगर 0.3 है और अल्फा 2 की वैल्यू 10/3 है तो यहां जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं वो मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। और मैक्सिमम होने के लिए तो इस हिसाब से देखा जाए तो इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n सारे मेरे पाई बाई 2 के सॉरी 0 के बराबर हों तो यहां पे सबकी वैल्यू 1 आएगी, सबकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो ये चीज क्या हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन इस कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है लेकिन इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अल्फा सब 0 ले लेंगे तो इस पे वैल्यू चली जाएगी आपकी इन्फिनिटी, ठीक है। चलो तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है इन द सिलेबस की वजह से, ठीक है। तो अब जो चीज इस थिंकिंग पार्ट में मैं देख पाया वो ये है कि मैं पॉसिबिलिटीज की जब काउंटिंग कर रहा हूं तो वो इनफाइनाइट आ रही है। अब एग्जामिनर के ब्रेन पे चलते हैं, क्या उसने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन बनाया होगा या फिर इन द सिलेबस रह के क्वेश्चन बनाया होगा। जिन क्वेश्चन को हम कहते हैं ना एकदम अलग ही लेवल के होते हैं, उस तरह से इस क्वेश्चन को सोचो, ये एकदम अलग लेवल का है लेकिन उस एग्जामिनर ने इसको इन द सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनाया क्योंकि एग्जामिनर के पास एक कंडीशन है, आप आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जा सकते, और यहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, नंबर्स की, क्योंकि मुझे सारे नंबर्स नहीं पता हैं। तो ये वाला पार्ट अगेन यही बात चीख चीख कर बोल रहा है कि आप आउट ऑफ द सिलेबस पहुंच गए हो, जो आपने अभी तक ज्ञान हासिल नहीं किया है। या तो भाई पूरा डेटा शीट दो, लेकिन अगर मैं डेटा शीट भी ले लेता हूं तो अगेन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में मैं कितना ढूंढूंगा, तो इट मींस यहां पर घूम फिर कर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है मेरी लर्निंग के दौरान, ठीक है। एग्जाम में मुझे ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि आज मैं सोच रहा हूं ना कि इन द सिलेबस के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, तो एग्जाम में मेरे दिमाग में डायरेक्टली आएगा भाई इन द सिलेबस जाना है, तो एग्जाम के टाइम पे मैं कहूंगा कि भाई पाई बाई 4 ही वो पॉसिबिलिटी है, जहां पर ये 1 होगा तो ये सारा क्या बन जाएगा cos पाई बाई 4, और इन द सिलेबस वाली कंडीशन के हिसाब से अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाई 4। और अब यहां पर इसी चीज को, क्योंकि यहां इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है तो उस चीज को हमने खारिज कर दिया, भाई हमारी क्षमताओं से बाहर है, हम नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। तो मैं इन द सिलेबस जाता हूं, तो cos पाई बाई 4 यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ये सब क्या है पाई बाई 4 है, क्योंकि cot पाई बाई 4 1 होता है और इन सबको हमने 1 बना दिया, ठीक है। लेकिन हम पता है एक चीज और, हम ये भी कह देते हैं कि सिर्फ पाई बाई 4 पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, हमने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया है। उस चीज को क्यों खारिज किया, इसलिए खारिज किया, अगर यही क्वेश्चन हम
टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जब पाई बाई 4 हो तभी ये पॉसिबल है। लेकिन नहीं, हमने पॉसिबिलिटी देखी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देखा। अब क्योंकि यहां बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसलिए हमने उसको खारिज किया, क्योंकि वो हमारे बियॉन्ड द लेवल ऑफ रीच चला गया। इनफाइनाइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के इक्वेशन नहीं करना है। तो एग्जामिनर के ब्रेन को समझ गए इन द सिलेबस वो रहने वाला है, तो उसके हिसाब से करते हैं। तो ये सब पाई बाई 4 है, तो इसको मैं लिखूंगा cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई cos पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 डॉट 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 कितनी बार, n टाइम्स। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 की पावर में n आ गया, और रूट 2 क्या होता है, 1 अपॉन 2 होता है, तो 1 अपॉन 2 की पावर n बाई 2। दिस इज माई राइट आंसर। मैं डायरेक्टली ये करवा सकता था और आपको ये खुशी मिल सकती थी, ओहो आंसर आ गया, आईआईटी का क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। क्या ट्रिक लगाई है? ट्रिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन से मुझे इन चीजों के बारे में भी पता चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इस प्रश्न को एक्स्ट्रा ऑब्जर्व करके हमें क्या मिला, हमको ये चीज पता चली कि इनकी जो वैल्यूज हैं, इन दुनिया को कैसे स्टडी करना है, इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक ट्रिक को याद करके क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ज्ञान की दरिया में हम गोता लगा पाए नहीं लगा पाए। इन बातों को समझो। ठीक है, यही चीज आपको काबिल बनाएगी। काबिलियत को गेन करना ही हमें कामयाब बनाएगा। काबिलियत ही नहीं आएगी तो बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ के हम जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ फालतू बोल रहा था मैं, फालतू तो नहीं, बहुत सारी बातें भी हो गई। लेकिन अगली वीडियो जो है इसी टाइप का, अब हम कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हर पॉसिबिलिटी हमें समझ आ जाए। तो इसी का पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब पर ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हो, और वहां पर आपको चैलेंज बेस्ड टास्क भी मिलेंगे, और जो थिंकिंग वाला पर्सपेक्टिव है ना, उस पर्सपेक्टिव से भी आप वहां पर चीजों को पढ़ाई कर सकते हो। नो मैटर आप कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह जा रहे हो, बट प्योर राइट वे ऑफ एजुकेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, साइंस की एक्चुअल नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, हमारा मोटो जेई मेंस एडवांस नहीं है, बल्कि इससे भी ऊपर जाना है, काबिल बनना है, ताकि ये पेपर हमारे काबिलियत से निकल जाए। दैट्स इट। ठीक है, सो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करो। वहां पर आपको कोई एड्स नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं मिलता है, टेस्ट मिलते हैं, एंड प्लस जो भी क्वेश्चन आपके पास डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आता, आप डायरेक्टली वहां पर मुझे वो चीज शेयर कर सकते हो, और मैं उस चीज का सोल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।